नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजरी मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एचएनबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नैनी प्रयागराज। अपने पिछले वीडियो मार्क्स एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट 1 में मैंने मार्क्स की थ्योरी के अजम्पशंस और उसका एक एस्पेक्ट मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया था। ये उसी थ्योरी का पार्ट 2 है, जिसमें मैं उनकी थ्योरी के दूसरा एस्पेक्ट इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी को एक्सप्लेन करूंगी। इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी या समाज का विकास। इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी का अर्थ ये है कि मानव समाज का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था और समय के साथ साथ मानव समाज के स्वरूप में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और ये परिवर्तन क्यों आए, मतलब कि ये परिवर्तन लाने वाले जो कारण थे वो क्या थे, और फिर इन परिवर्तनों और उन कारणों को देखकर मार्क्स ने ये भी प्रिडिक्ट किया कि मानव समाज का आगामी स्वरूप किस प्रकार का होगा। तो मार्क्स के अनुसार मानव समाज अब तक इन 4 अवस्थाओं से होकर गुजर चुका है। ये प्रावस्थाएं हैं प्रिमिटिव स्टेज, स्लेव स्टेज, फ्यूडल स्टेज और कैपिटलिस्ट स्टेज। कैपिटलिस्ट स्टेज ये वर्तमान अवस्था है और इस अवस्था के बाद मार्क्स प्रिडिक्ट करते हैं कि समाज की जो आगामी अवस्था आएगी वह सोशलिज्म की आएगी, समाजवाद की आएगी, और फिर थोड़े समय और बाद कम्युनिज्म की अवस्था आएगी जिसे हम कहते हैं साम्यवाद। अब हम इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी को और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहली अवस्था जो थी, प्रथम अवस्था, वो प्रिमिटिव स्टेट थी, जिसे मार्क्स ने प्रिमिटिव कम्युनिज्म भी कहा, आदिम साम्यवाद। तो कम्युनिज्म जो है समाज का वह स्वरूप होता है जिसमें सभी लोग एक दूसरे के बराबर होते हैं। समाज के सभी लोग बराबर होते हैं, कोई ऊंचा नीचा या अमीर गरीब नहीं होता, इसलिए कोई क्लास नहीं होता। और जब क्लास नहीं होता है तो इसमें शोषण या एक्सप्लॉयटेशन करने की भी टेंडेंसी नहीं होती। जब समाज में वर्ग होते हैं तभी शोषण करने की टेंडेंसी उत्पन्न होती है, लेकिन जब समाज में सभी लोग बराबर हैं तो समाज में शोषण भी नहीं होता। तो ये आदिम अवस्था की ये विशेषता थी कि इसमें कोई क्लास नहीं था, और जब इसमें क्लास नहीं था तो शोषण करने की टेंडेंसी नहीं थी और इसमें फिर सरकार की भी आवश्यकता नहीं होती थी, इसलिए इस साम्यवाद में, कम्युनिज्म में सरकार ही नहीं होती है। तो सभी लोग हंटिंग एंड गैदरिंग करने में, मतलब शिकार करने में, और मीट एंड फल फूल इत्यादि को इकट्ठा करने में लगे रहते थे। सभी लोगों की आर्थिक स्थिति भी एकदम एक जैसी ही होती थी, कोई वर्ग नहीं था क्योंकि। तो लंबे समय तक यह अवस्था चलती रही, पर धीरे धीरे इस अवस्था में इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने शिकार में सहूलियत के लिए, शिकार में आसानी के लिए कुछ टूल्स बना लिए, मतलब उपकरण बना लिए, और फिर वो उन उपकरणों के माध्यम से शिकार करने लगे। जब टूल्स और औजारों के माध्यम से उन्होंने शिकार करना शुरू किया तो शिकार करने में ज्यादा एक्सपर्ट होने लगे और उनके पास आवश्यकता से अधिक मात्रा में मीट और खाद्य पदार्थ बचने लगा। जो उस समय का खाद्य पदार्थ था वो मीट ही हुआ करता था, और फल फूल का संग्रह। तो जिन लोगों ने टूल्स बना लिए तो वो अपने काम में ज्यादा एक्सपर्ट हो गए और अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने लगे इन चीजों का, मीट का और फल फूल का। उसके बाद फिर जो सेकंड स्टेज आई, सेकंड स्टेज एंशिएंट या स्लेव स्टेज कहलाती है, हिंदी में इसे दास अवस्था कहते हैं। तो सेकंड स्टेज या एंशिएंट स्टेज इस प्रकार से आई कि फर्स्ट स्टेज में जिन कुछ लोगों ने टूल्स बना लिए थे उनके पास आवश्यकता से अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा था, और जिन लोगों के पास टूल्स अभी भी नहीं थे या जो टूल्स नहीं बना पाए थे उनको शिकार करने में और गैदरिंग करने के काम में अभी भी बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो अब ये लोग जिनके पास टूल्स नहीं थे, ये अपने आप को उन लोगों को जिनके पास टूल्स थे उन लोगों के आगे अपने आप को हेल्पर्स या नौकर की तरह प्रस्तुत करने लगे। या फिर ये भी संभव है कि जिन लोगों ने टूल्स बना लिए थे वे ही, उन टूल्स के ओनर ही दूसरे लोगों को जिनके पास टूल्स नहीं थे उन्हें लालच देकर अपने यहाँ काम पे रखने लगे, और यहीं से सेकंड स्टेज या स्लेव स्टेज की शुरुआत हो गई। तो सेकंड स्टेज या स्लेव स्टेट में दो क्लास बन गए, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव क्लास मतलब मास्टर क्लास जो टूल का ओनर्स था, और दूसरा क्लास स्लेव क्लास जिसे हैव नॉट्स क्लास भी कहा गया। मास्टर क्लास ऑपरेसर क्लास बनने लगा और स्लेव क्लास ऑप्रेस्ड होने लगा। तो धीरे धीरे मास्टर स्लेव्स को काम ज्यादा करा के और सामान कम देकर एक्सप्लॉइट करने लगे। तो सभ्यता के विकास के साथ ही साथ मनुष्य ने धीरे धीरे हंटिंग और गैदरिंग के साथ साथ
फार्मिंग करना भी शुरू कर दिया, कृषि भी शुरू होने लगी और फिर धीरे-धीरे कृषि का विकास होने लगा तो हंटिंग एंड गैदरिंग का काम वो धीरे-धीरे छोड़ने लगे और अपने आस-पास की जो खाली पड़ी लैंड थी, उस पे फार्मिंग करने लगे। पर फार्मिंग वही लोग कर सकते थे जिनके पास फिर से मतलब जिनके पास टूल्स थे और हेल्प काम करने के लिए हेल्पर्स थे। वही लोग कृषि का काम कर सकते थे क्योंकि कृषि काम में तो खेत जमीन को बंजर जमीन को साफ करना, जंगलों को साफ करना, फिर बीज बोना वगैरह रहता था तो वो टूल्स और हेल्पर्स के साथ ही हो सकता था। तो जो मास्टर क्लास था उसी को ये सुविधाएं थी, उसके पास टूल्स भी थे और हेल्पर्स भी। तो उसने टूल्स और हेल्पर्स की सहायता से कृषि करना शुरू कर दिया और अपने आसपास के बड़े क्षेत्र की जो भूमि थी वो अपने कब्जे में लेता चला गया और उसमें कृषि करता गया, कृषि करना शुरू कर दिया और जो स्लेव स्लेव क्लास था उनसे भी अब और ज़्यादा काम करा के उनको यहाँ पे भी एक्सप्लॉइट करता चला गया। एक्सप्लॉइटेशन जब बहुत बढ़ता जाने लगा, जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, तो क्लास स्ट्रगल शुरू हो गया। तो क्लास स्ट्रगल की शुरुआत ये सेकंड स्टेज से ही आती है। स्लेव क्लास प्रोटेस्ट या रिवोल्ट करने लगा और मास्टर क्लास से बोला कि अब हम स्वयं कृषि करेंगे, हम खुद फार्मिंग करेंगे और इसके लिए वो उनसे लैंड या भूमि की डिमांड करने लगा। तो यहीं से थर्ड स्टेज या फ्यूडलिज्म की फाउंडेशन पड़ने लगी। थर्ड स्टेज है फ्यूडलिज्म या सामंतवादी व्यवस्था। फ्यूडलिज्म में मास्टर क्लास फ्यूडल क्लास में चेंज होता गया और स्लेव क्लास भूमि पर शारीरिक श्रम करने वाले काश्तकारों या जिन्हें हम सर्फ्स कहते हैं उनमें परिवर्तित होता चला गया। सर्फ्स अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए फ्यूडल लॉर्ड से भूमि के टुकड़े लेते थे और बदले में लैंड से जो भी प्रोड्यूस उन्हें प्राप्त होती थी उसका एक बड़ा पोर्शन, उसका एक बड़ा शेयर वो फ्यूडल लॉर्ड्स को देते थे। दोनों क्लास हैव्स एंड हैव नॉट्स, हैव्स मतलब फ्यूडल क्लास और हैव नॉट्स मतलब सर्फ क्लास, इनके इकोनॉमिक स्टेटस के बीच का जो अंतर था वो पहले से भी बड़ा होता चला गया। साथ ही एक्सप्लॉयटेशन और भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे समय के साथ साथ और विकास हुआ, नए इन्वेंशंस हुए, नई मशीनरीज आई, पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी और अब मास प्रोडक्शन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी, जिसे पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज, मिल्स, इंडस्ट्रीज, कंपनीज वगैरह लगाई जाने लगी। लेकिन इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कंपनीज, मिल्स वगैरह की स्थापना वही लोग कर सकते थे जिनके पास धन था, लैंड थी, हेल्पर्स थे, या फिर इनको खरीदने के लिए उनके पास लैंड और हेल्पर्स खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त रूप से धन था। दूसरे शब्दों में कहें तो इनकी स्थापना फ्यूडल लॉर्ड्स ही कर सकते थे। तो अब फ्यूडल लॉर्ड्स फैक्ट्रीज या कंपनीज के ओनर्स के रूप में बदलना शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने फैक्ट्रीज वगैरह लगानी शुरू कर दी और अब यह वर्ग पूंजीपति वर्ग कहलाने लगा और इस तरह से अब हमें चौथी स्टेज मिलती है जिसे कैपिटलिस्ट स्टेज कहा जाता है। तो चौथी स्टेज कैपिटलिज्म की स्टेज कहलाती है जिसे हम हिंदी में पूंजीवादी अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में पूंजीपति वर्ग वही वर्ग बना जो पहले फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जिनके पास संपत्ति अथवा संसाधन इत्यादि थे। इनको बोर्जुआइसी भी कहा जाता है। लेकिन फैक्ट्रीज आदि में मशीनरी के साथ काम करने के लिए वर्कर्स या श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। इन बोर्जुआइसीज में काम करने के लिए जो वर्कर्स प्राप्त किए वो वास्तव में वो सर्फ्स ही थे। जो फ्यूडलिज्म में सर्फ का काम करते थे वही अब वर्कर क्लास में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगे क्योंकि सर्फ क्लास का जो कि फ्यूडल सिस्टम में एक्सप्लॉयटेशन होता चला जा रहा था जिनका, तो वो अब उस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। वो चाहते थे कि वो काम करने के बदले उनको पेमेंट मिले, अपना प्रोडक्शन उन्हें किसी के साथ शेयर ना करना पड़े। तो उस सिस्टम से स्वतंत्रता चाहते थे और अब वो इन फैक्ट्रीज की ओर आकर्षित होने लगे, यहाँ पर वर्कर्स के रूप में काम करने लगे और इस स्टेज में ये सर्वहारा वर्ग या प्रोलेटेरिएट कहलाए। तो इस कैपिटलिज्म में भी दो क्लास हो गए। पहला क्लास बोर्जुआइसी या पूंजीपति वर्ग, दूसरा क्लास वर्कर क्लास या प्रोलेटेरिएट क्लास। दोनों के इंटरेस्ट में हमेशा यहाँ पर भी विरोध बना रहता था। तो कैपिटलिज्म का फीचर ये है कि इसमें प्रोडक्शन मशीन से किया जाता है। पूंजीपति वर्ग का एकमात्र उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है। वो कैसे भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। वर्कर्स अपना श्रम स्वतंत्र होकर बेच तो सकते हैं
लेकिन जो मजदूरी उन्हें इस सिस्टम में प्राप्त होती है वो केवल उतनी ही होती है कि निर्वाह कर सके। सबसिस्टेंस लेवल ऑफ वेजेस उन्हें प्राप्त होता है। तो ग्रेजुअली उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा ही। पूंजीपति वर्ग श्रमिकों को हैविली एक्सप्लॉइट करता चला जाता है। वर्कर्स या प्रोलेटेरिएट क्लास अपने नीड्स तक फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो मार्क्स यहाँ प्रिडिक्ट करते हैं कि सही समय आने पर प्रोलेटेरिएट क्लास रिवोल्ट कर देगा, क्रांति कर देगा और बुर्जुआ वर्ग को उखाड़ फेंकेगा, और इस तरह से फोर्थ स्टेज समाप्त हो जाएगी और नई स्टेज प्राप्त हो जाएगी जिसे उन्होंने समाजवाद का नाम दिया। तो नेक्स्ट स्टेज या पांचवी अवस्था जो कि मार्क्स के इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी के एनालिसिस में हमको मिलती है वो सोशलिज्म है, समाजवादी व्यवस्था है। पूंजीवाद समाप्त हो जाने के बाद समाजवाद आएगा जिसमें मजदूर या श्रमिक वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी, जिसे उन्होंने कहा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। तो व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त हो जाएगी। इस जो समाजवादी व्यवस्था है इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आएगा वो ये कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो पूरी तरह से अबॉलिश कर दी जाएगी, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त हो जाएगी। समाज में कोई भी वर्ग नहीं रहेगा क्योंकि जब व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त हो जाएगी तो सभी समान हो जाएंगे, और कोई वर्ग नहीं रहेगा तो एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगा, सभी काम करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा, न कि उसके लालच के अनुसार। मार्क्स के अनुसार सोशलिज्म में भी इवोल्यूशन समाप्त नहीं होता है, इसके बाद भी सोसाइटी इवॉल्व करती है और जो नई स्टेज आती है जिसे अंतिम स्टेज कह सकते हैं जो बराबर बनी रहेगी मार्क्स के अनुसार, वह कम्युनिज्म या साम्यवादी व्यवस्था है। तो कम्युनिज्म जो कि अंत में आती है, साम्यवादी व्यवस्था, इस अवस्था में प्रोलेटेरिएट क्लास की जो डिक्टेटरशिप है वो भी समाप्त हो जाती है। सोशलिज्म क्लास में सोशलिज्म की जो स्टेज थी उसमें जो वर्कर क्लास है वो सत्ता को हथिया लेता है और वो उसकी डिक्टेटरशिप कायम हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो साम्यवादी व्यवस्था आती है उसमें जो वर्कर क्लास की डिक्टेटरशिप है, जिसे प्रोलेटेरिएट क्लास की डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है, वो समाप्त हो जाती है। मतलब मजदूर भी अपनी सत्ता छोड़ देते हैं। इसका कारण ये है कि क्योंकि जब समाज में क्लास ही नहीं होगा तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा तो रिवॉल्ट करने की टेंडेंसी भी नहीं रह जाएगी, और इसलिए अब स्टेट की या सरकार की या राज्य की आवश्यकता भी नहीं होगी। सभी फ्री होंगे और कोई किसी को कंट्रोल नहीं करेगा। तो वास्तव में जिस तरह के कम्युनिज्म की मार्क्स ने कल्पना की है उस तरह का कम्युनिज्म तो कहीं भी नहीं आ पाया जिसमें स्टेट हो ही नहीं, बल्कि जो वो सेल्फ कंट्रोल हो। मतलब रशिया, चाइना, क्यूबा, वियतनाम जहाँ पे हम कम्युनिज्म देख रहे हैं वहां पे भी इस तरह का कम्युनिज्म नहीं है जैसा कि मार्क्स ने कल्पना की थी। मार्क्स की थ्योरी काफी बड़ी है और इसके कई एस्पेक्ट्स अभी भी कवर करना बाकी है। ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड और डाउनलोड होने में दिक्कतें आती हैं, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मार्क्स की थ्योरी का आगे का भाग मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही लेकर आऊँगी। इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।